टीवी चैनल पे लोग बस इन बेतुकी बातों पे बहस करते रहे और उस बहस का कोई निष्कर्ष ना निकले और जनता जो है वो और भी एलिनेटेड हो जाए। बोले क्या फर्क पड़ता है जी, एक दिन वो आएगा कि हम वोट देना बंद कर देंगे क्योंकि हम सोच लेंगे कि क्या ही फायदा। और यही चाहते हैं वो लोग, ये चाहते हैं कि जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उनका इस राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाए ताकि वो जो मनमर्जी करना चाहते हैं वो करे। ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो डर की राजनीति है, इसमें कोई बहुमत सहायता नहीं है लोगों की। तो ये गलत फहमी है और आप ये गलत कह रहे हो कि बहुमत चाहती है मंदिर मस्जिद, बहुमत जिंदा रहना चाहती है, बहुमत जल के नहीं मरना चाहती है और इसी कारण वो चुप है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। ये सरकारें और इनकी नीतियां ही वो परिस्थितियां पैदा करते हैं जो हमें क्रांति की ओर ले जाता है। क्या पता शायद अगले साल दे दे, उम्मीद तो रख सकते हैं। अगर हमें उम्मीद पे ही बैठना होता तो फिर हम मर जाते हैं। ये लोग बेरोजगारी नहीं हटाएंगे, ये लोग बेरोजगारों को हटाएंगे, ये लोग गरीबी नहीं हटाएंगे, ये लोग गरीबों को हटाएंगे। जो इन्होंने देखा किया ना दिल्ली में, कौन से वर्किंग क्लास एरिया में बुलडोजर नहीं चलाया है इनने, बताओ मुझे। जमीन बेच के जो उन लोगों की जो वहाँ पे 30-30 साल रह रहे हैं, ये लोग अपना पैसा बनाते हैं। और जब हम न्यूनतम वेतन मानते हैं 26,000 महंगाई के अनुपात में, तो ये हमको देशद्रोही बोलते हैं, विद्रोही बोलते हैं। सरकार का दावा है कि ऑलरेडी हमने 2 करोड़ रोजगार दे चुके हैं और 70,000 देने की बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप लोग क्या मोदी सर के टीम से हो? नहीं मैडम, मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिए। नहीं, आप कौन से न्यूज़ चैनल से हो? सरकार ने खुद पार्लियामेंट सेशन में बोला है, हमने हर राज्य में आरटीआई करके ये आंकड़े निकाले हैं कि राज्य स्तर पे कितने पद खाली है। खाली की बात कर रही हूँ, जो काम इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे अभी देखिए रेलवेज में 90,000 नौकरियाँ हैं, सिर्फ लाखों की तादाद में हुआ करते थे, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसीज है उसको अगर देखो तो पूरे देश में राज्य और केंद्र सरकार को मिला के राज्यों में 30 करोड़ और केंद्र में 30 करोड़ खाली सीटें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीटें काफ़ी है। जो रोज़गार इन्होंने ख़त्म किया है उसको काट कूट के 60 लाख पद खाली है। 22 करोड़ ने अप्लाई किया पिछले 8 सालों में सिर्फ केंद्र सरकार में और सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। मतलब जब 1000 लोगों ने, युवाओं ने पिछले 8 साल में केंद्र सरकार में नौकरी के लिए अप्लाई किया, 3 लोगों को रोजगार मिला है। 1000 लोगों ने अप्लाई किया, उन्होंने तो फॉर्म में ही ज़्यादा पैसे बना लिए होंगे जितना उन्होंने रोजगार उत्पन्न किया है। समझ रहे हो ना? अच्छा, दिल्ली में रहते हैं ये लोग, तो क्या केजरीवाल सरकार से भी डिमांड है या सिर्फ केंद्र? हमने 15 सितंबर को यही कैंपेन के तहत हमारे राज्य सरकार से भी मांगे की थी। देखिए, श्रम जो है कंकरेंट लिस्ट पे है, बेरोजगारी भत्ता हमारी दिल्ली सरकार भी बना सकती है। केजरीवाल जी गुजरात, उत्तराखंड गए थे, गुजरात जा रहे हैं, गोवा गए थे, वहाँ के युवाओं को 5-5 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे बोला था उन्होंने। यहाँ के युवाओं का क्या? हमने तो आपको वोट दिया है। हम में से कई लोग हैं जो कुछ साल पहले उनके कैंपेन में जाते थे। यहाँ पे इतने सारे ऑटो वाले भाई हैं, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, जिन्होंने उनकी रैलियों में उनके लिए काम किया है। इन्हीं के बच्चों ने उनके पर्चे बांटे हैं और इनको ये कहते हैं कि जी भाजपा में दिल्ली में काम करने नहीं दे रही। आप आंदोलन के तहत सरकार बने थे आम आदमी पार्टी वाले, तो अब जब आपको अपने ही राज्य में काम करने नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं आ रहे आप सड़कों पे? हम जुड़ेंगे आपके साथ। लेकिन जब इनको सीट मिल जाती है, जब इनको सत्ता मिल जाती है, तब इनको जनता के मुद्दे नहीं दिखते, तब इनको सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाने आते हैं। आप प्रयत्न कीजिए, आप प्रयास कीजिए, परमात्मा आपके साथ है। परमात्मा के साथ जाना होता तो हम वोट क्यों देते? अपने अधिकारों के लिए तो वोट दे रहे हैं, अपने मुद्दों के लिए तो वोट दे रहे हैं हम। आप देखिए, चाहे भाजपा हो, चाहे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार हो, ये अतर्क में और अवैज्ञानिक सोच में एक दूसरे से लड़ने में कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। सबको पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, सबको पता है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि 8 का 8 घंटे टीवी चैनल पे लोग बस इन बेतुकी बातों पे बहस करते रहे और उस बहस का कोई निष्कर्ष ना निकले और जनता जो है वो और भी एलिनेटेड हो जाए। बोले क्या फर्क पड़ता है जी, एक दिन
दिन वो आएगा कि हम वोट देना बंद कर देंगे, क्योंकि हम सोच लेंगे कि क्या ही फायदा। और यही चाहते हैं वो लोग, ये चाहते हैं कि जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं उनका इस राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाए, ताकि वो जो मनमर्जी करना चाहते हैं वो करे। और यही भारत की जनवादी नौजवान सभा खड़ी है और कह रही है सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार। 1980 से आज हमारा स्थापना दिवस है। 1980 में हमने लुधियाने में अपना पहला कॉन्फ्रेंस किया था और सबके लिए शिक्षा और सबके लिए रोजगार का नारा लेके हम स्थानीय मुद्दों पे काम करते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करते हैं। मुद्दों से तो बात नहीं करती, वो तो नए नए मुद्दे ले आती वो मदरसे के सर्वे अभी दिखा रहे हैं। आप तो मीडिया से ही हो ना। देखिए साथियों, हमारे मीडिया में आप नहीं होती। आप अलग नहीं हो, आप समाज के हिस्सा हो। ये सारे साथी जो है हम सब एक हैं, ठीक है। हम में शायद कोई शिक्षा का या हम कहाँ पे पैदा हुए हैं इसका अंतर होगा। हम सब गधा मजदूरी करते हैं, हम वेतन गुलामी करते हैं, हम सबके दिन रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं। आपके यहाँ ठेकाकरण हो रहा है, इनके यहाँ काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ और हमारे यहाँ अभी सब फ्रीलांस में होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हक से हमें वंचित रखना चाहते हैं। जिस हक की लड़ाई मजदूरों ने 100-200 साल संघर्ष करके खून बहा के एक संडे 200 साल के संघर्ष के बाद पूरे दुनिया में मिला, और आज यहाँ पे कौन एक संडे बिताता है? आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? नहीं। आपको मिलता है संडे? किसी को यहाँ पे एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। क्या है ये आधुनिक दौर? क्या ये विकास है कि हमें एक दिन आराम का भी नाम लेकिन क्या नसीब हो? जनता इन मुद्दों पे वोट देती है क्या? क्यों? आज तक जनता ने ये मुद्दे मांगे, आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे वोट दिया कभी? जनता है ना, कोई अलग इंसान नहीं है। जनता आप है, हाँ। जनता ये है, जनता ये है, जनता ये है। Majority वो है। लोगों की बात कर रहा जनता हूँ मैं। मैं हूँ, बात मेजोरिटी की नहीं है। हाँ। हमारे देश में है ना, हम सोचते हैं कि मेजोरिटी है ना कोई एक चीज है जो तमाम जो भाजपा आरएसएस, आप आज जमीन पे उतर के देखिए, किसी से भी पूछिए मंदिर मस्जिद चाहिए कि स्कूल अस्पताल चाहिए, वो क्या बोलेंगे? मंदिर मस्जिद नहीं कहेंगे चाहिए, स्कूल अस्पताल, चाहिए। वोट देंगे मंदिर पे? नहीं। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे ही पड़ोसी आके तुम्हारे घर को जला देते हैं, तो आसपास में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो ये नहीं देखेगा कि धर्म क्या है, वो डर के अंदर बैठ जाएगा। समझ रहे हो? ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो डर की राजनीति है, इसमें कोई बहुमत सहायता नहीं है लोगों की। तो ये गलत फहमी है और आप ये गलत कह रहे हो कि बहुमत चाहती है मंदिर मस्जिद। बहुमत जिंदा रहना चाहती है, बहुमत जल के नहीं मरना चाहती है, और इसी कारण वो चुप है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। ये सरकारें और इनकी नीतियां ही वो परिस्थितियां पैदा करते हैं जो हमें क्रांति की ओर ले जाता है, और वो ही आज हो रहा है साथियों। हिंदू खतरे में है ना? हिंदू नहीं, भारत खतरे में है। भुखमरी से खतरे में है, बेरोजगारी से खतरे में है, गरीबी में से खतरे में है। किसी के एजेंडे में आज तक किसी ने कहा है हम गरीबी हटाएंगे? नहीं। ये तो झांकी है, वो मंदिर बाकी है, और हम ऐसे ताली बजाते रहते हैं, ठीक है। मैं आज सबको बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ मीडिया वालों, ठीक है। हमें है ना अलग करने वाली चीज़ें, बांटने वाली चीज़ें हज़ारों है, लेकिन हम सबको जोड़ने वाली चीज़ एक है कि हम सब मेहनत की कमाई से खाते हैं, और हमें या तो मेहनत की पूरी लागत नहीं देते हैं, हमें सामाजिक सुरक्षा नहीं देते हैं। आपका मुद्दा, मेरा मुद्दा, इनका मुद्दा कुछ अलग नहीं है। हम सबको चाहिए कि हमें अपने मेहनत के मुताबिक जीवन यापन के लिए महंगाई के अनुसार सामाजिक वेतन मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, और यही लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। कोई लड़ाई महत्व नहीं रखती है। आपको लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बातें? वो नहीं सुनेगी, हम उनको सुनने में मजबूर करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हम मालवीय नगर से आए थे, कॉर्नर मार्केट से हौजरानी होते हुए जंतर मंतर आए। हमें 2 बार पुलिस ने रोका है, 2 बार। एक ऐसे प्रदर्शन के लिए जहाँ पे हम मार्च भी नहीं कर रहे हैं, एक ऐसे प्रदर्शन के लिए जिसके लिए हमें परमिशन मिला हुआ है। और सिर्फ पुलिस नहीं आई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी एक साथी आए, मेरी डिटेल्स लेके गए। तो ये तानाशाही की सरकार है, इसलिए लोग चुप बैठे हैं, वो कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। किसानों ने हमें प्रेरणा दी है, कुछ सालों बाद हम भी अपना आंदोलन इतना सशक्त बनाएंगे कि हम किसी और को प्रेरणा देंगे, और यही संगठन का काम होता है। अकेले ये नहीं होगा साथियों, और आप लोगों को भी इस लड़ाई में जुड़ना पड़ेगा, और आप लोगों का काम है तर्क से सोचना और सवाल पूछना। आप लोग को और कितने अच्छे दिन चाहिए? राम राज आ गया है, अच्छे दिन आ गए, और क्या चाहिए आपको? हमको तो नहीं चाहिए ना रामराज।
रामराज नहीं चाहिए आप नहीं चाहिए। लेकिन जिन्होंने बीजेपी ना को तो वोट हमें रामराज वोट चाहिए। दिया है उनको तो चाहिए ना। हाँ। जिन्होंने बीजेपी को मैंने वोट क्या दिया बोला है। मैंने क्या बोला अगर तुम आके ऊंची जात वाले गुंडे आके तुम्हें बोलेंगे कि वोट दो, तुम क्या करोगे? हमारे समाज में जो शासकीय वर्ग है वो सिर्फ वो बड़े पूंजीपति नहीं है, वो ऊपरी जाति के ठेकेदार हैं जो लोगों को दबा के रखते हैं। सामंतवाद की जो त्रुटियां हैं अभी भी हमारे समाज में है। ये जो बड़े पूंजीपति हैं वो अकेले नहीं काम करते हैं, ये इनके फ्रंट लाइन होते हैं जो लोगों को दबाते हैं, रेप करते हैं, घर जलाते हैं। और सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती है। बिल्किस बानो के केस में देखो क्या हुआ। 11 अपराधी जो उसी के परिवार से मिलते जुलते थे, जिनको वो चचा चचा बुलाती थी, माँ के सामने बेटी का रेप कर दिया, बेटी के सामने माँ का रेप कर दिया और बेटी का रेप करते करते बच्चों को मार दिया। ऐसे दहशती दरिंदे इस पार्टी के चुनिंदा सपोर्टर है, कार्यकर्ता है और उनको ब्राह्मण होने के नाते छूट दी गई। गृह मंत्रालय के अंदर से छूट दी गई। तो तुमको क्या लगता है ये जनता देखती है और वो इसको सपोर्ट करती है? नहीं, हमारा टाइम आएगा और जब हमारा टाइम आएगा ना हम कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे। अगर अन्याय होता तो स्मृति ईरानी सबसे पहले सड़क पर आती। कुछ गलती नहीं हुआ वहाँ पे, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा गया है, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ। देखिए आप है ना ये जो बेटिंग वाले क्वेश्चंस पूछते हैं ना, इससे हम एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। लेकिन मैडम ये जो नहीं आप रेटोरिकली बोल रहे हैं, आप सार्काज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसमें आप है ना सार्काज्म को मत लाइए सर। लेकिन मैडम ये है ना इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इतना संगीन मुद्दा है, ठीक है? ये है ना जो टोन है ना ये बदलना पड़ेगा। आप भी यही बोलते होंगे ना, मेरे दर्शक चाहते हैं ये। आपका दर्शक ये नहीं चाहता, आपका दर्शक प्रॉब्लम जानता है, वो सॉल्यूशन चाहता है। और सॉल्यूशन क्या है? आपने पूछा हमारी मांगे क्या है? नहीं, स्मृति ईरानी ने तो कुछ कहा नहीं, ये तो कोई गलत केस नहीं है। ये कैसे सवाल है? बात करते हैं कि हमारी मांगे सुनो। जी बिल आप अपना मांगे बताइए, अपनी मांगे बताइए। पहली मांग, अगर बेरोजगारी से निपटना है तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हमारे केंद्र सरकार को तुरंत करनी पड़ेगी। पहला, शहरी रोजगार गारंटी कानून। शहरी स्तर पे मनरेगा के तरह जो गांव में 100 दिन का काम देते हैं, हम शहर में 200 दिन के काम का आश्वासन चाहते हैं सरकार से। स्कूलें चाहिए, सड़कें बननी है, नहरें बननी है, नालियाँ बननी है, सफाई होना है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। ये सब ज़रूरतें हैं जनता की और यहाँ पे सब रोज़गार उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कानून बनाने में समय लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए उन लोगों को जो साल में 4 महीने काम करते हैं, 5 महीने काम करते हैं। वो 90% जनता है हमारे देश में जो बिना कॉन्ट्रैक्ट के ठेके पे काम करती है, सीजनल काम करती है। सरकार इसको रोज़गार मानती है। आपने 60 दिन काम कर लिया, तो मानो अनएम्प्लॉयमेंट अभी हम बोल रहे हैं कि 22% है, लेकिन 90% अगर 5-6 महीने काम कर रही है, सीजनल काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 22%। नो ना। मेरा नाम रिक्ता कृष्णस्वामी है, मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा दिल्ली से हूँ, मालवीय नगर हौजरानी की यूनिट की अध्यक्ष हूँ। क्या डिमांड लेकर आज लोग आप आए? देखिए आज जंतर मंतर में हजारों की तादाद में युवा देश के हर कोने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक आज यहाँ पे आए हैं। कहाँ है मेरा रोजगार? मोदी सरकार जवाब दो के प्रश्न के साथ। और हमारा इसके साथ नारा है, हर हाथ को रोजगार दो। देखिए बेरोजगारी का जो आलम है कोविड से पहले भी बहुत ही खराब था, ठीक है, और कोविड के चलते चलते ये और खराब हो गया है। मोदी जी जब 2019 में आए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे बोल के आए थे।